नमस्कार साथियों, वेलकम टू 11 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग 2021 का जो जेएसओ का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन तक हम लोग हल करेंगे और फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन बचेंगे 51 टू 100 तक उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम का लिंक, अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज L1 क्लासेस प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पेड कोर्सेज के लिए एक विशेष सूचना है कि जो पेड कोर्सेज लिए हैं स्पेशली एसएससी सीजीएल जेएसओ का, बीएससी वगैरह के तो अलग बातें हैं, तो जेएसओ का कोर्स लिए हैं वो कोचिंग के इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो उसके लिए मतलब आपको एक ग्रुप में, पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना टेलीग्राम का नंबर मैसेज करना है आपको और फिर आपको टेलीग्राम का जो पेड कोर्स वाला ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा जिससे सारे पीडीएफ आप लोग कवर कर सकते हैं या सारे पीडीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि द पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज दिस। ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन x इज हाफ्ड एंड y इज डबल्ड देन पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू। तो हम लोग ये जानते हैं कि पियर्सन्स जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है RxY, ये होता है क्या कि ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, जब अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी प्लस माइनस करिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए 0.80 ये आपका आंसर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर आर एंड कैपिटल आर डिनोट द कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन फॉर द डेटा सेट फॉर x1 x2 एंड x3 विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें शायद एक प्रॉपर्टी हमसे मिस कर गई थी, उसी प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन पूछा लिया गया है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे नहीं बताया था इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। शायद हमें जहाँ तक याद आ रहा नहीं बताया गया क्योंकि काफ़ी लंबे पहले क्लास ली गई थी तो हमें याद नहीं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक जो हमने वहाँ पर ये बताया था कि R1.23 की जो लिमिट होती है, ये लिमिट होती है 0 से 1। ठीक है, और एक चीज़ ये बताया गया था कि R1.23 बराबर R1.32, ये आपस में इंटरचेंजेबल होता है, मतलब कोरिलेशन पे कोई, मल्टीपल कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये थी R1.23 जो होता है, ये अलग अलग जो कोरिलेशंस होते हैं इनके बराबर या बड़ा होता है इनसे। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन यही तीसरी वाली प्रॉपर्टी लगा के आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल आएगी, हो सकता है बराबर आए या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं ये 0.21 है, तो यहाँ पे पहला ही तो ज़्यादा हो गया, इन सभी को छोटा होना है इससे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 69 है तो ये 69, ये बराबर है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल एंड सुटेबल, ये सही होता है। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल, ये भी सही है। प्राइमरी डेटा आर दोज दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनकरेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज नॉट क्वाइट एक्सपेंसिव, नॉट क्वाइट एक्सपेंसिव, यही चीज़ तो गलत है, एक्सपेंसिव होता है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ठीक लगा हुआ पहले से, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास फिजिकल इंस्ट्रक्टर क्लेम दैट द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल इज ग्रेटर देन 82। तो मीन वेट ऑफ ए स्कूल मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो ये 82 है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन
20 है। फिर इसके बाद क्या है, सैम्पल साइज 81। इफ अ सैम्पल ऑफ साइज 81 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड विथ ए मीन वेट ऑफ 90, मतलब इस सैंपल का मीन क्या होता है, सॉरी 90 है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास दिया गया है। देन टेस्ट स्टेटिस्टिक, तो जेड स्टेटिस्टिक यहाँ पे हम लगाएंगे और जेड का मान क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपान सिग्मा अपान अंडर रूट एन, ये सिग्मा है, ठीक है। एक्स बार क्या है 90 माइनस 82 अपान सिग्मा, सिग्मा क्या है 20 और अंडर रूट एन का मतलब अंडर रूट 81, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर 2 आइटम्स टी एंड शुगर द प्राइस इन द ईयर 2019 एंड 2020 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइसेस किसके हैं, टी के और शुगर के, ठीक है। ये 100 है, ये 50 है। फिर इसके बाद आगे कह रहा है 2020 में ये क्या है 125 है और 60 है। क्वांटिटी की यहाँ पे 1 kg की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P0 और ये भी हमारा P0 हो जाएगा, ये शुगर के लिए, ये टी के लिए। ये हमारा P1 हो जाएगा, ये भी P1 हो जाएगा, ये करंट ईयर के प्राइसेस हैं। क्वांटिटी दोनों साइड कह रहा है 1 kg है, तो इधर Q0 का मान दोनों के लिए 1 होगा, इधर Q1 का मान दोनों के लिए 1 होगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है लास्ट पीयर्स इंडेक्स। तो लास्ट पीयर्स इंडेक्स का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट पीयर्स इंडेक्स का मान एल बराबर क्या लिखे थे, समेसन P1 अपॉन समेसन P0। और यहाँ पर अब क्या है कि बेस ईयर की क्वांटिटी को हम यहाँ वेट मानते हैं, तो बेस ईयर की क्वांटिटी इंटू 100। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये करंट ईयर के प्राइसेस का जोड़ विथ रिस्पेक्ट टू वेट, तो करंट ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो करंट ईयर का प्राइस ये दोनों है, समेसन लगा है, समेसन का मतलब जितने भी प्राइसेस अलग अलग कमोडिटीज़ के दिए गए हैं सभी का जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। शुगर है, टी है, इसके नीचे और भी आइटम होते तो सभी को यहाँ पे हम जोड़ते हैं। तो P1 का मान क्या है 125 गुड़े Q0 का मान, Q0 का मान इधर 1 है, ठीक है, प्लस दूसरी प्राइस क्या है 60 है, इंटू 1 है। अगर और भी प्राइसेस होते तो हम इसको ऐसे जोड़ते चले जाते। फिर यहाँ पे क्या हम करेंगे कि यहाँ बेस ईयर की प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइसेस क्या है हमारे पास 100, बेस ईयर की क्वांटिटी 1, फिर बेस ईयर का दूसरा प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी 1, सबको ऐसे फिर जोड़ते चले जाते और यहाँ मल्टीप्लाई करते 100 से, दिख रहा ना, हाँ। अब इसको हल करेंगे तो 123.33 आएगा, क्योंकि मैं हल कर चुका हूँ इसलिए जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड 52, एक यहाँ पे है पैक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक कार्ड निकाला जाता है, फिर दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, मतलब इसको रिप्लेस नहीं किया जाता, ठीक है। इन दोनों को ना इसको रिप्लेस किया जाता है ना इसको, फिर तीसरा निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रामिंग ए किंग, ए क्वीन, क्वीन मतलब क्यू, और जैक, जैक मतलब जोकर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर तो मतलब पहला जब हम निकालेंगे, हाँ इन ऑर्डर की बात कर रहा है तो तीनों को हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के रूप में निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बराबर पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी, पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 किंग होता है 4/52, और ऑर्डर पहले किंग और क्वीन और जोकर, और का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस नहीं किया तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने बचे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सैंपल यूनिट्स कितनी बची, या सैंपल स्पेस नंबर ऑफ पैक, सॉरी कार्ड कितने बचे 51। अब यहाँ पे क्वीन निकालने जाए, क्वीन कितनी होती हैं 4, 4 राजा हैं तो 4 ही रानियाँ होंगी, और लेकिन यहाँ पे सैंपल साइज या जो सैंपल स्पेस है वो घट जाएगा 51। फिर उसके बाद 4 जोकर भी होते हैं, अब राजा रानी है तो जोकर नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा 64 अपॉन, इसको हल करेंगे तो 132,600 शायद था, एक मिनट हम बता दे रहे हैं, हाँ 132,600, इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/16575, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एक्स ऑन ए वीक और वर्किंग डेज पर इसका यहाँ पे मान दिया गया है। मतलब हमको इससे तामझाम से नहीं मतलब है, हमें ये देखना है कि एक्स हमारे पास डिस्क्रीट केस है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो क्या निकालते हैं सबसे पहले एक्स इंटू एफ। ये क्या होता है, ये हो जाएगा 6, फिर अच्छा समेसन एक्स इंटू एफ निकालते हैं हम लोग। तो समेसन एक्स इंटू एफ निकालेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे समेसन एक्स इंटू एफ, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 40 प्लस 24, ठीक है। तो ये हुआ 8 2 10, 6 4 10, 20 26, 6 2 हासिल 3 4 4 8 2 10, 106। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुए, 4 3 7 2 9 1 10 10 से 16। अब एक्स बार का मान क्या हो जाएगा, समेसन एक्स इंटू एफ अपन एन, ये क्या हो जाएगा 106 अपन 16, इसको हल करेंगे तो 6.625 आएगा आंसर पहला, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 ऑन 2 डाइस थ्रोन टुगेदर। जब 2 डाइसेस आपको प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में जब प्रोबेबिलिटी हम पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था कि जब 2 डाइसेस फेंकी जाती हैं तो उनमें हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, यस बराबर 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक, फिर 2 1 से लेके 2 6 तक, फिर 3 1 से लेके 3 6 तक, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक, फिर उसके बाद 5 1 5 1 से लेके 5 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक, ठीक है। ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। इस तरीके से, अच्छा इसको थोड़ा सा उस पर लिख देना, पीडीएफ में आपका शायद गड़बड़ा है, ठीक है। तो ये 36 ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे पास। अब कह रहा है कि गेटिंग टोटल ऑफ 7, तो मतलब इन दोनों में हमें जो देखना है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है या फेवरेबल केसेस हैं, फेवरेबल केसेस, इनमें हमें वो पॉइंट देखने हैं जहाँ पर हमारा जोड़ 7 हो। इसके लिए क्या हो जाएगा 1 6 आएगा, फिर दूसरी वाली लाइन में देखेंगे 2 1 में 2 5 आएगा, 3 वाली लाइन में देखेंगे 3 और 4 आएगा, 4 वाली लाइन में देखेंगे 4 3 आएगा, 5 वाली लाइन में देखेंगे 5 2 आएगा, और 6 वाली लाइन में 6 और 1 आएगा। तो 2 2 4 2 6, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 6/36, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और 3 से काट दे रहे हैं, नहीं अच्छे 36 यार, तो ये हो जाएगा 1/6 ऑप्शन, अच्छा ये ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मोमेंट यूज्ड एज ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस के लिए आपको बताया गया था कि बीटा 1 का मान हम निकालते हैं, पियर्सन्स बीटा एंड गामा कोफिशिएंट बताया गया था, इसमें बीटा 1 बताया गया था, यहाँ पे μ3/μ1 μ3² क्यूब होता है, ठीक है, μ3² क्यूब। तो सेकेंड मोमेंट तो होता ही है, और ये बीटा 2 जब निकालते हैं तो ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है कुर्टोसिस होता है। तो हमें पूछ क्या रहा है, ये डिफाइंड होता है μ4/μ2 स्क्वायर से। μ2 देखेंगे दोनों में कॉमन है, तो μ2 को हटा देंगे क्योंकि ये वेरिएंस का भी टर्म होता है। हमें मोमेंट्स की बात कर रहा है, तो मोमेंट हम यहाँ पे थर्ड मोमेंट पे आंसर लगाएंगे, हालांकि सेकंड मोमेंट भी यहाँ पे यूज हो रहा है, सेकंड वाले पे आपको ऑप्शन नहीं लगाना है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आंसर नो डाउट सेकंड भी सही, अगर थर्ड नहीं दिया होता तब सेकंड पे हम लगा देते, लेकिन जो हमारे पास कहते हैं कि जो हमें ऑप्शन 4 दिए गए उसमें बेस्ट आंसर चूज करना होता है, तो यहाँ पे μ2 दोनों में है। अगर यही सपोज करिए यही क्वेश्चन कोर्टोसिस के लिए आ जाए तो वहाँ भी यही सेम आंसर नहीं लगाएंगे हम लोग, वहाँ μ4 लगाएंगे, ठीक है, फोर्थ मोमेंट। लेकिन यहाँ पर हम थर्ड मोमेंट लगाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये बेस्ट है, ये ज़्यादा सही है।
और उसके बाद अगर ये थर्ड मोमेंट नहीं होता तब सेकंड मोमेंट को हम ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंट वी हैव द फॉलोइंग डेटा सेट एन समेशन एक्स समेशन वाई, इस तरीके से दिया गया है। पूछ क्या रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दिस, देन वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, अच्छा ये समेशन एक्स, ठीक है, समेशन एक्स का मतलब मान पूछ रहा। तो वैल्यू ऑफ ए, आर का मान क्या होता है, हम यहाँ पे लिखे थे कि जब इसको हम यहाँ पे 1/n समेशन एक्स वाई माइनस 1/n समेशन एक्स 1/n समेशन वाई अपान अंडर रूट, अंडर रूट में क्या था 1/x², तो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स अपान एन का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1/n समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई अपान एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन होता है यह मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एन से, तो ये क्या हो जाएगा आर बराबर एन समेशन एक्स वाई माइनस यहाँ पे एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं समेशन एक्स समेशन वाई अपान, फिर यहाँ पे भी एन स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, एन स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब यहीं पे सारे सभी मान रख दीजिए, ये हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो ये आर का मान क्या है -0.8 इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई 21 मल्टीप्लाइड बाई एन है, तो एन का मान क्या है 4 है, माइनस समेशन एक्स और समेशन वाई, तो समेशन एक्स का मान ए है, समेशन वाई का मान 10 है अपान अंडर रूट एन का मान 4 है, समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर का मान 30 है माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए का होल स्क्वायर, यार ये तो जटिल हो जाएगा फिर, ठीक है, ये आर का मान है, ठीक है, ये क्या था यार यहाँ पे समेशन वाई का मान अच्छा 10 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सम एन टाइम्स मतलब 4 इंटू समेशन वाई स्क्वायर का मान 30 है, अच्छा समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर दोनों बराबर हैं माइनस समेशन वाई का मतलब 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अलग अलग हैं, ये इंटू यहाँ पे है। अब इसको हल करके ए का मान निकालना है, ए और ए यहाँ पे है तो स्क्वायर करेंगे 2 समथिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आप लोग सॉल्व करिएगा, ए का मान हम बता दे रहे हैं क्या आया था, क्योंकि हाँ 10 आया था, ए का मान 10 आया था, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो पहले सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 9 और 9 दो बार है, ठीक है, फिर उसके बाद 10 कितनी बार है 1 2 3 और 4 बार यहाँ पे 10 है 1 2 3 4, ठीक है 10 हो गया, फिर 11 2 टाइम्स है, फिर 12 है 2 2 4 2 6 2 8 1 10 8 1 9 सॉरी 2 8, अच्छा 12 भी दो बार है, 11 दो बार हुआ और 12 भी दो बार है, तो यहाँ पे 12 एक और आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपको बताया गया था कि हमारे पास जो मीडियन है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करिए कि यहाँ पे आधे आधे ऑब्जर्वेशन इधर उधर छोड़ दीजिए, 10 हैं तो 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए, अब इन दोनों का अर्थमेटिक में निकाल लीजिए,
तो मीडियन क्या हो जाएगा 10 + 10 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, या वो भी निकाल सकते हैं कि n/2th टर्म का और प्लस n/2th टर्म का, n/2 + 1th टर्म का एवरेज तो वही आएगा। ठीक है, आगे क्या है कि फॉर एनोवा टेबल दिस एफ स्टैटिस्टिक के लिए आपको एनोवा टेक्निक में आपको बताया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है। तो यहीं पर एक मीन सम ऑफ स्क्वायर का हम लोग कॉलम ऐड कर देते हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सम ऑफ, यहाँ पे अगर हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अगर लिख रहे हैं, ये क्या होता है कि सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25। ठीक, और फिर यहाँ पे एफ रेशियो निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर हो जाएगा। ये क्या होता है 48, ये हो जाएगा 48/16, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो एफ रेशियो क्या होता है, एफ रेशियो का मान हम यहाँ पे निकालते हैं। एफ रेशियो बराबर क्या होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से ही हमेशा डिवाइड करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25/3, ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 का 8.33। और अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पूछ लिया होता तो यहाँ पर हम क्या करते कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये अगर यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसमें एक एक माइनस कर देते हैं, यहाँ 2 हो जाता और यहाँ पे 15 हो जाता। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि हमारे पास ये टेबल दी गई है, एफ स्टैटिस्टिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला ऑप्शन लिख देता, तो यहाँ पे n-1 हो जाता और ये टर्म हो जाता। ठीक है, अच्छा एक सेकंड मैंने गलत बता दिया, थोड़ा सा रुक जाइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया गया है वही होता है। एक मिनट, क्योंकि ये तो फार्मूला होता है ना कि यहाँ पे अगर हमारे पास टी ट्रीटमेंट है तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम t-1 लिखा, टोटल में n है तो n-1 लिखा, दोनों का माइनस किया तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k आ जाता है। यहाँ पे फार्मूले में जब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन t होता है तब यहाँ पे t-1 लिखा जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो यहाँ n-1 लिखा जाता है, दोनों का डिफरेंस n-t यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो आगे हम यहाँ पे स्टेटिस्टिक में t-1 और n-t लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करके ही ये दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 और 16 ही होगा, माइनस नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुआ थोड़ा शुरुआत में, लेकिन यही ध्यान में रखिएगा, यही आपका आंसर होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि फॉर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो जनरल एडिशन रूल। तो ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, इस प्रोबेबिलिटी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा तो जनरल एडिशन जो है ये हो जाएगा। फिर ये अगर ये नहीं लिखा होता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये कह देता ए और बी नॉर्मल इवेंट है, तब एडिशन का मान ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं माइनस होता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है उस केस में। तो ए यूनियन, अरे यार ये ए प्लस बी लिखा है, उस केस में ए यूनियन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में हम आपको क्या बताए हैं, प्रोबेबिलिटी में ए यूनियन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान इसके प्लस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द प्रोडक्शन दिस ए 3-year सिंपल मूविंग एवरेज, अच्छा थर्ड 3 ईयर ध्यान में रखिएगा 3 ईयर,
3 ईयर का मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज में आपको बताया गया था कि जितने के लिए कहा रहेगा उतने का हम एवरेज ले लेंगे, नॉर्मल एवरेज ही निकालते हैं, लेकिन उतने 3 ईयर का कह रहा था 1 2 3 ईयर का हम एवरेज लेंगे। लेकिन थर्ड कह रहा तो ये पहला वाला होगा, पहले वाले में हम इतने 3 को इंक्लूड करेंगे, इन तीनों का। दूसरे वाले में हम इन एक पहले छोड़ देते हैं और एक आगे वाले को इंक्लूड करते हैं। तीसरे वाले में क्या करते हैं कि इधर वाले से फिर से इसमें से एक माइनस करते हैं और एक को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड 3 ईयर मूविंग एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 प्लस 94 प्लस 25 अपॉन 3। ये हो जाएगा 10 14 9 1 10 10 5 15 2 17 3 5 15 और 3 8 24। ठीक है, तो 58 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, देन मोड। तो मोड का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, मीडियन का मान क्या है 12 माइनस 2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो फार्मूले हैं। आगे क्या है, द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा, द सम ऑफ फर्स्ट 4 आइटम्स या टर्म्स इज 10, देन फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। चलिए ठीक है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1.2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू ये क्या होता है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। ठीक है, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, हाँ कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ना, इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1.2 नहीं 0.4 0.4। ठीक है, तो अब इसका मान रखिए, तो ये हो जाएगा 1.2। अच्छा, एक्स बार का मान निकालते हैं, अपान 0.4 इंटू 100 बराबर एक्स बार, ये क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 300 बराबर एक्स बार। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में यार ये 100 नहीं होता है, वही तो थोड़ा सा ये टर्म यहाँ पे नहीं होता है, तो ये केवल और केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक्स बार का मान। अब पूछ क्या रहा है कि पहले 4 आइटम्स का, 5 आइटम हैं या 5 टर्म है हमारे पास, और 4 का जोड़ जो है वो 10 है, फर्स्ट 4 के जोड़ जो है 10 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स बार 1 अपान एन समेशन आई सॉरी, तो 5 आइटम है 1/5, और फिर ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनका मान क्या दिया गया है 10 दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है 10 प्लस x5 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, फिर x5 का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100 होता है जब, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना होता है सिग्मा अपान एक्स बार। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में केवल 100 से मल्टीप्लाई होता है, बाकी और किसी में नहीं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर होता है तो क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन एक्स बार, और मीन डेविएशन का लिखा ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार नीचे हमें सब में कॉमन होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर एनोवा विच ऑप्शन इज रॉन्ग, ध्यान में रखिएगा, रॉन्ग। मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन सम ऑफ, हाँ, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, हाँ ठीक है, अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है। फिर उसके बाद एफ रेशियो क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, नहीं यही गलत है, बिटवीन ग्रुप अपॉन विद इन ग्रुप वाला ही जो है ये अपोजिट होता है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर बराबर टोटल वेरिएशन इन द डेटा, ये भी कह सकते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन यही वाला गलत है, ठीक है। ये एफ रेशियो बराबर क्या होता है, मीन स्क्वायर बिटवीन बिटवीन ग्रुप अपन विद इन ग्रुप होता है, ठीक है। जो एरर का टर्म होता है, जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को हम बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नहीं, एफ बराबर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये क्या होता है, ये बिटवीन होता है और ये विद इन होता है, ठीक है। तो ये एफ रेशियो बराबर बिटवीन ग्रुप्स अपॉन विद इन ग्रुप्स होगा, ये उल्टा होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब इस जो सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस में नहीं होता वो। अगला क्वेश्चन है, द ग्रुप डेटा फॉर द ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज, ठीक है। द ग्रुप डेटा ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलोज। पॉपुलेशन का स्क्यूनेस, स्क्यूनेस हमें देखना है, तो स्क्यूनेस इसका निकालने के लिए मीन निकाले, फिर मीडियन निकाले, फिर मोड निकाले, मीन मीडियन मोड। अरे उससे अच्छा है यार इसका ग्राफ ही बना के देख लो फिर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ये हुआ 2, ये हुआ 4, ये हुआ 6, और फ्रीक्वेंसी में ये हुआ 1 और ये हुआ 2, ठीक है। जब हमारे पास 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा ये 2 है, 2 से 4 के बीच में हमारा ये जो मान है फ्रीक्वेंसी का, ये 2 है। फिर 4 से 6 के बीच में 1 है, फिर 6 से 8 के बीच में फिर से 2 है। ये कैसा पैटर्न आ रहा है यार, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। यहाँ पर देखेंगे स्क्यूनेस की बात कर रहा है ना। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो सिमेट्रिसिटी है, जो सिमेट्रिसिटी है उसमें कितना फ्लक्चुएशन है, कितना वेरिएशन है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डेटा हमारे पास दिया गया है, ये तो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस एकदम पैरेलल है, और ये भी एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फ्लक्चुएशन कोई है ही नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है निगेटिव, इनसफिशियंट या शून्य या पॉजिटिव, इसका जो डेटा होगा इसका ये 0 ऑप्शन लगाइए, ठीक है। ठीक है। डेटा अपर्याप्त, हाँ डेटा इज इनसफिशियंट इस केस में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाँ कंप्लीटली हम भी नहीं कह सकते कि ये मतलब स्क्यूनेस, मतलब 100% श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे स्क्यूनेस 0 है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ सिमेट्रिसिटी में बन नहीं रहा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ही एक तरफ हम मानते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है जिसमें वेरिएशन 0 होता है, वो रेक्टेंगल होता ही है। तो उस आधार पे हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा स्क्यूनेस इसमें 0 है। लेकिन डेटा इनसफिशियंट का जब भी ऑप्शन आपके पास हो, उस केस में ध्यान दीजिएगा कि वो एक मात्र अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। जैसे अभी जस्ट हम लोग नहीं उसमें मेजर ऑफ स्क्यूनेस की जब बात किया था, तो कौन सा मोमेंट यूज होता है, म्यू2 और म्यू3 दोनों यूज हो रहा था, लेकिन हमने ऑप्शन किसको लगाया, म्यू3 को, क्योंकि वही एक वेरी करता है। म्यू2 तो दोनों में है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस में भी है, कुर्टोसिस में भी है, तो उस केस में हम म्यू2 को नहीं लगाएंगे वहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। अगर म्यू3 नहीं होता तब म्यू2 लगाते। सेम वही तरीका यहाँ पे भी है कि डेटा इनसफिशियंट तब होगा जब हम कुछ भी मतलब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं लगा पा रहे हैं, तो मतलब सिलेक्शन जो, मतलब हम ऑप्शन बता रहे हैं, हालांकि एसएससी के लेवल पे इतना ये लोग बना ही नहीं पाते उस क्वेश्चन को,
लेकिन जब आप CSIR का एग्ज़ाम दीजिए, कोई बड़ा गेट का मतलब बड़ा एग्ज़ाम दीजिए गेट का या IIT का, तो उस केस में ये जो ऑप्शंस होते हैं ये अंतिम ऑप्शन के रूप में कंसीडर किया जाता है कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, तनिक भी नहीं मैच कर रहा होगा कोई ऑप्शन, तब आपको उसको लगाना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनसफिशियंट तो एक तरीके से कहा जाए तो डेटा है, लेकिन यहाँ पे ये भी है, शून्य यहाँ पे स्क्यूनेस है, इसलिए हम शून्य स्क्यूनेस को लगा रहे हैं और इसको नहीं लगा रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, और SSC ने भी शायद यही आंसर दिया था, आई थिंक, हाँ यही दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या है, टू डेटा सेट ऑफ साइज 6 एंड 9 हैव स्टैंडर्ड डेविएशन दिस एंड दिस, अर्थमेटिक मीन ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा। अच्छा, कंबाइंड डेटा के लिए, कंबाइंड के लिए जो हम सिग्मा का मान निकाले थे, सिग्मा एक्सिस सिग्मा स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या था, तो इस केस में हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या था कि n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान n1 प्लस n2, जहाँ पे d1 का मान क्या था, x1 बार माइनस x बार, d2 का मान था x2 बार माइनस x बार। तो एक बार यहाँ पे इनका x बार निकाल लीजिएगा, x बार का मान क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2। तो n1 का मतलब क्या है 6 इंटू x1 बार, x1 बार का मान क्या है 4, हाँ, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 6 और x1 4 है, फिर ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस में अपान 15, ये क्या हो जाएगा 9 6 चौको 24 और 9 चौको 36 15, ये क्या हुआ 6 4 10 3 2 5 1 6 15 3 आया। अच्छा, ये भी मान 3 आ गया, ये 15 चौको 60 यार, सॉरी वही तो, हाँ 15 चौको 60, ये मान भी 4 है, ये मान भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब d1 और d2 का मान 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपान n1 प्लस n2 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे रख दीजिए, 6 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये 16 अपान 9 6 15। ठीक है, इसी को अब हम लोग हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं पहले 9 छक 54, ठीक है, 4 4 8 और 5 4 9, 8 9 1 बटे 15, और ये चूंकि सिग्मा का मान पूछा है तो सिग्मा बराबर ये अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 छंग 18 बटे 3 पचे 56, फिर से गलत ऑप्शन हो गया क्या कुछ, एक मिनट, 9 छक 54 198, हाँ ठीक तो है, तो अच्छा ये गलत हमने काट दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत कैलकुलेशन हमारे गलत होने लगे हैं यार, लग रहा मेरे को फिर से CGL का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अब प्रैक्टिस के साथ। 3 छंग 18 3 छंग 18, ठीक है, 66/5 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत दिन से क्या हुआ ना कि जब SSC का एग्ज़ाम देते थे कैलकुलेशन फास्ट था, सिविल के एग्ज़ाम में आए, सिविल में क्या है कि फास्ट कैलकुलेशन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगी, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी CSAT वगैरह सिविल में कम करना पड़ा, और उस चक्कर में जो है एक दो मेंस भी रुक गए उसमें, एक दो नंबर के चक्कर में, तो ठीक है अब जो भी है, मतलब आदमी की हमारी ही गलती थी उसमें, तो किसी और को दोष नहीं दे सकते। तो अब वो चीज़ें हैं जो भी हैं, उनमें बहुत दुख बांटने से या दुख व्यक्त करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप नॉट सिलेक्टेड हो, भले गलती कुछ भी हो, चाहे आप कैलकुलेशन में गलती किए हो या पढ़ने में गलती किए हो, लिखने में गलती किए हो, क्या गलती की हो उससे नहीं मतलब, आपने गलत किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज डबल द स्टैंडर्ड ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो मतलब यहाँ पे सिग्मा वाई बराबर 2 टाइम्स सिग्मा एक्स, ठीक है। मतलब क्या कि सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का मान 2 है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस, द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे सिग्मा वाला फार्मूला लिख लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे यही वाला हम मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू सिग्मा एक्स का मान तो यहाँ पे नहीं, सिग्मा वाई का मान रख देते हैं, तो 2 टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं और ये 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 5 सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 0.25 अपॉन 0.5 इंटू 2/5। अच्छा, आंसर ऐसे दे रहा है, ये क्या हो जाएगा 0.75 अपॉन 0.5 इंटू 2/5। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 75 अपॉन 50 गुणे 2/5, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 2 ये कट जाएगा तो आएगा 3/5। ठीक है, तो ये क्या हुआ, tan थीटा का मान बराबर 3/5 हुआ। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/5। अच्छा, 3/5 यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका, इसी को आर्क tan भी लिखते हैं। ठीक है, tan इनवर्स को ही, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यूजिंग द मेथड ऑफ सेमी एवरेज सेकुलर ट्रेंड इज मेजर्ड व्हेन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग सेकुलर ट्रेंड या सेमी एवरेज ट्रेंड की बात करते हैं, तो सेमी एवरेज में मैंने बताया था आपको कि जब सेमी एवरेज टाइम सीरीज में हमने पढ़ाया, तो वहाँ पे बताया कि कोई भी हमारे पास डेटा है तो उस डेटा को 2 बराबर भागों में हम लोग बांट देते हैं, फिर इस वाले का एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन, और इस वाले का भी एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन। सॉरी, और इन दोनों को फिर इन्हीं दोनों पॉइंट को मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट होगा और इसका जो मिड पॉइंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उस पर हम प्लाट कर देते हैं और एक हमें लाइन मिल जाती है कुछ इस तरीके से। एक पॉइंट इसका एवरेज मान लेते हैं यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, कुछ भी मतलब डिक्लाइनिंग या अपवर्ड डायरेक्शन का ये लाइन हो सकता है। तो उसमें यही पूछ रहा है कि सेकुलर ट्रेंड इज मेजर्ड व्हेन। तो सेकुलर ट्रेंड का मेजर हम कब करते हैं, ट्रेंड इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें है नहीं। टाइम सीरीज कंप्राइजेस इवन नंबर ऑफ वैल्यू, नहीं, ये भी गलत है। टाइम सीरीज बेस्ड अपॉन एनुअल वैल्यूज, सेकुलर ट्रेंड को हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं, और ये एनुअल डेटा अगर है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं होगा। ये ट्रेंड इज लीनियर, हाँ, ये ट्रेंड इज लीनियर, ट्रेंड यहाँ पे लीनियरिटी को ही फॉलो करता है ज़्यादातर केस में, भले ही वो चाहे इस तरह का हो या इस तरह का हो या स्टेगनेंट पोजीशन में भी हो, इस तरीके से एक्स एक्सिस से पैरेलल हो या डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, चाहे जैसा भी हो, 2 पॉइंट्स के बीच में, जब सेमी एवरेज में हम 2 पॉइंट्स के बीच में जब एक नॉर्मल सी बात है यार कि जब 2 हमारे पास एवरेज हैं, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में हम एक लाइन ही ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते और कुछ। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक लीनियर लाइन ही रहेगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि एनोवा है और फिर उसके बाद सोर्स ऑफ वेरिएशन सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, ई ऑफ स्टेटिस्टिक, अच्छा फिर से वही, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या यार।
ऐसा तो नहीं टाइपिंग में गलती हो गई? अच्छा ये वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग था, इसमें डेटा अलग है, और आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा वाह, मतलब एसएससी के भी लोग जो है ना नहीं चाहते कि अलग क्वेश्चन बने। चलिए आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो फिर से मीन सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे। मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या निकालेंगे? फिर 40 करेंगे, ये 15 और यहाँ पे सॉरी, ठीक है। या फिर स्टेटिस्टिक क्या हो जाएगा? फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 आपका ही आंसर हो जाएगा। पहले मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग देते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा करेस्पॉन्डिंग। फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये ऑफ स्टेटिस्टिक आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस एंड दिस, देन मोड। फिर से यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं गलत हूँ यार या फिर एसएससी वाले कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही दिए हैं? अच्छा ये बात है, ये 15 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे मीन और मीडियन 10-12 था, यहाँ पे कुछ अलग कर दिए। वाह, ये तो गजब की बात है यार। कुछ 2021 वाले स्टूडेंट पे एसएससी वाले ज़्यादा मेहरबान नहीं थे। मोड इज इक्वल टू 3 MD माइनस 2 टाइम्स मीन, ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मीडियन क्या है 15 माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, 15 3 45, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 1 और 2, ये होगा 21 आपका आंसर हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ, इफ द पॉपुलेशन कुर्टोसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज दिस, देन द पॉपुलेशन कुर्टोसिस ऑफ दिस इज। अरे इसमें एक चीज़ यार ध्यान देना कि पॉपुलेशन कुर्टोसिस का मान हम क्या निकालते हैं? बीटा 2 बराबर क्या होता है? μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अगर इसको हम लिखेंगे तो 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 आता है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर μ2 होता है और पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी प्लस करेंगे तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में करेंगे तो। और उसके बाद अगर कुछ डिवाइड करेंगे तो पावर 4 के साथ बाहर आएगा, और यहाँ पे 2 यहाँ पावर 4 के साथ बाहर आएगा, मतलब ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? कुर्टोसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये जस्ट 2 से, इस ऑब्जर्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया गया है, या यहाँ से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 16 12 6 2 4 एंड 10, तो 2 से मल्टीप्लाइड यहाँ पे डेटा वो वाला है, या यहाँ पे उस सीरीज में यहाँ पे 2 से डिवाइडेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कुर्टोसिस में 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट का बताया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट में एक्स और वाई में कुछ भी प्लस माइनस करिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कुर्टोसिस ये है किसी सीरीज का, तो उसमें डिवाइड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुर्टोसिस हमेशा रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब कुछ भी पुराने डेटा में प्लस माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस माइनस होना चाहिए, सेम चीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ तो सब में हुआ, ऐसा नहीं कि 4 ऑब्जर्वेशन पे करते हैं और बाकी छोड़ देते। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ये होता है। अब इसके बाद क्या है कि द प्राइसेस दिस फॉर द कमोडिटी ABC XYZ MNO IJK इन बेस ईयर 2020 इज दिस, करंट ईयर में ये है। तो प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो इसमें क्या करना है? 2020 की प्राइसिंग दिया गया है
और 2022 की। कमोडिटीज़ यहाँ पे क्या है, ABC है, XYZ है, MNO है और IJK है, IJK, ठीक है। इसका मान क्या है, 20, 18, 12, 24, यहाँ 25 है, 22 है, 15 है, 28 है। तो प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम लोग करते क्या हैं कि बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइसिंग जोड़ लीजिए और दोनों में डिवाइड करके, मतलब जो हमारे पास वेटेड या सिंपल जो एग्रीगेट प्राइसिंग होता है, आपको जब हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ाए थे तो उसमें दो तरीके के एवरेज निकालना बताए थे। एक सिंपल एग्रीगेट था, या सिंपल जिसको हम कहते हैं कि अनवेटेड भी हमने उसको यहाँ पे लिखा था, सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और फिर इसके बाद क्या होता है, वेटेड इंडेक्स नंबर। तो सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके से लिखा गया था, इंडेक्स नंबर IN लिख दे रहे हैं। ये क्या था कि टोटल प्राइसिंग का जोड़ ऑन करंट ईयर अपॉन टोटल प्राइसिंग का जोड़ ऑन बेस ईयर इनटू 100, ठीक है। अगर ये वेटेड होता तो यहाँ पर एक टर्म W लगा दिया गया था कि P1 W अपॉन P0 W। इसी पे W का मान चेंज करके हमने लास्ट पियर्स और पास्चे का प्राइस इंडेक्स निकाला। फिर उसके बाद मार्शल एडवर्थ का देखेंगे, डर्बिस बाउली का देखेंगे, फिर उसके बाद और भी एक दो थे उसमें देखेंगे। तो ये W का मान ही चेंज कर करके उन्होंने अपने अपने प्राइस इंडेक्सेस निकाल रखे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि W का यहाँ पे मान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यही टोटल क्या करना है, बेस ईयर और करंट ईयर का जोड़ कर देना है। 25 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 28 अपॉन 20, 18, 12 और 24 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, और 5 5 10, 8 2 10, 0 हुआ, 2 हासिल हुआ, 4 5 2 7 2 9 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 8 2 10, 4 14, 3 4 5 2 7 इंटू 100, ठीक है। इसी को हल कर दीजिए, इसी को हल करेंगे तो 121.62 आ जाएगा, 121.62, ठीक है, 121.62। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं यार। अच्छा, कि टू एस्टिमेट द एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ MBA स्टूडेंट इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 5 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच टाइप ऑफ द बैकग्राउंड, कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, टाइप ऑफ सैम्पलिंग का पूछा है। ध्यान में रखिएगा, एक कॉलेज है जिसमें क्या है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड कॉमर्स है, साइंस है और इंजीनियरिंग है, ठीक है। और इस बैकग्राउंड से क्या है कि इनको सेलेक्ट किया जाता है, कौन सी सैम्पलिंग होगी, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। जब यहाँ से हम लोग मतलब सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब कॉमर्स होमोजीनियस है अपने में, साइंस अपने में होमोजीनियस है, इंजीनियरिंग अपने आप में होमोजीनियस है। फिर यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पे लिख रहा है ना कि फ्रॉम ईच टाइप ऑफ बैकग्राउंड, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो मतलब हर एक जगह से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बताया गया था आपको कि हमारे पास अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पॉपुलेशन को, और हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं हर जगह बराबर हो, वहाँ से पहले से 2, पहले दूसरे से 4 6, इस तरीके से हर एक मतलब स्ट्रेटा से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग में आपको क्या बताया गया था कि इस तरीके से हम क्लस्टर बनाते हैं और पूरा पूरा क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा कॉमर्स वाला सेलेक्ट हो गया होता तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाती। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या है कि एक सिस्टम से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं, पहला रैंडम एट रैंडम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी एक निश्चित इंटरवल पे अपने आप सारे ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट हो जाते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से किसी एक पॉपुलेशन से जिसमें जो अनडिवाइडेड है उसके माध्यम से किसी एक पॉपुलेशन से डायरेक्ट रैंडम सैंपल्स निकालते हैं या यूनिट्स निकालते हैं, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें अगला है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द कंपोनेंट ऑफ ए टाइम सीरीज।
तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट के लिए कौन सा मतलब यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो क्या है कि ए ट्रेंड इज अ ग्रेजुअल अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन द लेवल ऑफ सीरीज, ये सही होता है। ठीक है, ग्रेजुअल मतलब सीधे धीरे धीरे या तो ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, ट्रेंड बढ़ेगा या तो घटेगा। फिर उसके बाद कह रहा है शिफ्टिंग इन द लेवल ऑफ ए टाइम सीरीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड आर रिफर टू अ सीजनल साइकिल। नहीं, ये चीज़ तो गलत है यार। शिफ्टिंग इन द लेवल ऑफ ए टाइम सीरीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जो अच्छा जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते उसको सीजनल साइकिल में डाल देंगे। नहीं, ये गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सीजनल साइकिल वो होती है जो एक साल के अंदर का जो हम वेरिएशन मापते हैं किसी भी टाइम सीरीज में, उसको हम कहते हैं ये हमारा सीजनल ट्रेंड है। और वही एक साल से ऊपर का हो जाए तो उसके लिए हम लोग एक तरीके का एक नाम यूज किए थे, देखो, सीजनल लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक तरीके से कह सकते हैं उसको, या साइक्लिक वेरिएशन, हाँ साइक्लिक वेरिएशन उसको कहा गया था। ठीक है, तो उस केस में या सेकुलर ट्रेंड भी उसको कह दिया जाता है कि मतलब जो मोर देन 1 ईयर की बातें करता है तो उसको सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इट्स सडन टेम्परेरी शिफ्ट रिफर्स एज पल्स, हाँ ये भी ठीक है। पल्स मतलब पल्स झटका हो एक तरीके का होता है कि सडन कोई आ जाए, जैसे रैंडम जो हमारे पास ट्रेंड होता था या रैंडम जो ट्रेंड होता है उसमें क्या है कि अचानक फ्लक्चुएशन आता है ड्यू टू अर्थक्वेक, सुनामी या फिर कोई बाढ़, युद्ध की स्थिति किसी देश में आ जाए तो वहाँ पे सडन जो चेंजेज होते हैं उसको पल्स कहा जाता है। ठीक है, ए नॉन सीजनल साइकिल इज ए रिपीटिटिव पॉसिबल अनप्रिडिक्टेड पैटर्न इन द सीरीज वैल्यू। हाँ, तो ये भी होता है कि टाइम, मान लीजिए जैसे अभी भारत में क्या हुआ था कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार हुआ था दिवाली के टाइम, तो उसमें क्या है उनके यहाँ सेल में काफ़ी कमी देखी गई थी। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई नॉन सीजनल ट्रेंड है, जैसे हम ये जो बात कर रहे हैं सीजनल ट्रेंड है क्योंकि दिवाली के टाइम ही उसकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन नॉन सीजनल साइकिल भी अगर हमारे पास है तो उसमें इस तरीके के फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर लाइन इज दिस। तो थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट, अच्छा थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट की बात कर रहा है। ओहो, तो फैक्टोरियल मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल मोमेंट म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू, ये होता है 1/n समेसन आई, और या ऐसे लिखते हैं, पी एक्स भी दिया है ना, हाँ, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। ठीक है, और x की पावर r कैसे डिफाइंड होता है, तो x की पावर r डिफाइंड होता है x माइनस 1 अप टू x माइनस 2 x माइनस 3 अप टू x माइनस r माइनस 1, इस रूप में डिफाइन, ये 1 है यार, ये 1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो थर्ड की बात कर रहा है, तो थर्ड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ3 प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 3 के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2, r माइनस 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी को हम हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समेसन लग जाएगा क्योंकि px दिया गया है ना, तो समेसन x px सॉरी x इंटू पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे x इंटू पी एक्स का मतलब ये टर्म यहाँ पे आता था, तो इसमें हम यहाँ पे इसको एज इस तरीके से लिख रहे हैं कि समेसन x और x माइनस 1 x माइनस 2 और px। ठीक है, अब इसी को x का मान क्या है, 0 2 और 4 है, इसी पे हम इसको वेरी करा देते हैं, तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा इसका कैलकुलेशन जाएगा। पहले 0 है तो x का मान 0, फिर 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2, ठीक है, इंटू पी एक्स 0.5 प्लस 2 के लिए तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 फिर से 0 हो जाएगा, ये 2 के लिए x का मान, और पी एक्स का मान 0.3 प्लस, अब यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2 और पी एक्स 0.2। तो ये दोनों देखेंगे खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 2 24 2 48 4.8 हो जाएगा ये।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल मोमेंट कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि जो भी आरथ मोमेंट कहा हुआ है उसको इस तरीके से लिखते हैं और ये एक्स की पावर आर इस तरीके से डिफाइंड होती है r-1 तक। तो यहाँ पे 3 कहा था, तो r-1 मतलब 2 हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 px होता है। ठीक है, और इसी को एक्सपेंड कर दिए हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, सी गिवन है, ये दिया गया है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट, ऑल इवेंट क्या है, ए बी और सी है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं। अकरेंस ऑफ ऑल इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको जब हम लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिखते हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। मल्टीप्लिकेशन थियरम जो होती है उससे इस तरीके से प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। आगे डी होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर ई होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 0.05 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी अच्छा दिया तो है 0.7। ठीक है, अच्छा बाकी दो चीज़ें यहाँ पे दी है, दो चीज़ें ऐसे ही दे दी गई हैं। तो क्या हुआ, 5 7 35 और 4 5 20 और 2 7 14, तो 14 और पॉइंट कितने पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज दिस। अच्छा, थर्ड क्वार्टाइल मतलब क्या, Q3 का मान क्या है, 9.5 है। और उसके बाद ये डेटा जो दिया गया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो 7 7 8 9 एंड 10। ठीक है, देन क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन का मान क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होता है Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, तो Q3 दे दिया गया है, हमें Q1 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Q1 का मान कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1n/4 टर्म। ठीक है, तो इसको एक तरीके से अगर इसको आसानी से देखा जाए तो क्या करते हैं कि इसको सीरीज को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक इधर और एक इधर, और ये बीच में आपका क्या हो गया, मीडियन। ठीक है, तो इन दोनों का हम एवरेज ले लिए तो ये Q3 आ गया। अब इन दोनों का हम एवरेज ये मीडियन हो गया, ये इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो हमारा Q2 हो जाएगा। तो 7/4 मतलब या तो फिर इसमें क्या करिए कि 5 टर्म है, 6 से डिवाइड करिए, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6/4, 6/4 का मतलब क्या हो गया कि 1.5 डेढ़ टर्म का मतलब इन्हीं दोनों के बीच में निकालेंगे, तो इन्हीं दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन का मान क्या हो जाएगा, 9.5 माइनस 7.0/2, तो ये हो जाएगा 2.5/2, 1.25, 1.25 आपका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, Q1 का मान निकालना है, Q1 का मान चाहे जैसे निकालिए, ये इसी के बीच में आएगा। हम ये ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, सोल्यूशन का मतलब होता है ट्रिक बताना, कि यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, आधा उधर कर दीजिए आधा इधर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा कुछ भी हो, जो पोजिशनल एवरेज होते हैं वो चेंजेस उसमें कुछ होते नहीं हैं, खास तौर पे एक्सट्रीम वैल्यूज से। तो यहाँ पे ये मीडियन हो गया, इन दोनों का एवरेज निकाल के हमने ये चेक कर लिया कि ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल था, और इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आया। जब थर्ड क्वार्टाइल ये है, मीडियन ये है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल इसका एवरेज ले लेते हैं, इसका एवरेज ये आ गया। और जब यहाँ पे Q3 और Q1 का मान हमें चाहिए है तो इस तरीके से निकाल लिया, क्वार्टाइल डेविएशन का मान आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास K का मान फाइंड आउट करना है। इसमें द वैल्यू ऑफ K सो दैट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज दिस। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में बताया था कि x का लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी px बराबर x पर ये 1 होता है। ठीक है, तो सभी वैल्यूज हमें जोड़ देनी है, तो सभी यहाँ पे जोड़ना है, तो क्या करना है, 2k + 3k + 4k + 3k + 2k + k। ठीक है, बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 के बराबर 1 इम्प्लाइज के बराबर 1/15। ठीक है, 1/15 ये ऑप्शन हो जाएगा।
ये ध्यान में रखिएगा, माइनस प्लस से नहीं मतलब है इसको। जब हम मीन, अगर अर्थमेटिक मीन निकालते तब एक्स इंटू एफ पी एक्स करते हैं। यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ई एक्स निकालेंगे, हम समझ रहे हैं किसी कन्फ्यूजन हो सकता है, एक्स पी एक्स तब होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब करते हैं जब हमें मीन निकालना हो। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में इसका जोड़ 1 होगा, और पी एक्स का जोड़, एक्स की वैल्यू से नहीं मतलब, पी एक्स का जोड़ हमारे पास ये 1 होगा। ठीक है, अगर इसमें एक्स होता तब हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एक्स बराबर -2 -1 -3 -4 इस तरीके से, यहाँ पर एक्स होता तब रखते उसका मान। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ एक्स लगा होता, यहाँ पे क्या करता 2x 2k -2, फिर यहाँ एक्स होता तो यहाँ 2k 3k -1, इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर इसके साथ लिखते। फिर चूंकि एक्स है नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, इसी को एक्सपेंड करके मान लिखा और 1/15 आ गया आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीन मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। अच्छा, तो कैसा है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। इस केस में आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, तो यहाँ पे मीन का मान क्या है 32, और ये ग्रेटर देन है मोड से 21 से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी सी आर आर्बिट्रेरी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये पी जबरदस्ती लिख गया है लग रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन, अभी जस्ट बताया ही है पिछले उसमें क्वेश्चन में यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। और आर्बिट्रेरी इवेंट है तब ये है, अगर इंडिपेंडेंट होते तो इनके अलग अलग मल्टीपल के बराबर होता। ये आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, ये सी है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द एनोवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएंस आर कंपेयर्ड इन एफ रेशियो टू डिटरमाइन मीन डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंटली बिगर देन चांस। हाँ, ये बात सही है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 एटलीस्ट वन पॉपुलेशन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हाँ, ये भी सही है। एफ रेशियो बिलोंग्स टू दिस, नहीं ये गलत है। एफ की जो लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब ये सी बात है यार कि यहाँ पे एफ बराबर हम क्या लिखते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। जब ये सम ऑफ स्क्वायर है तो इसका मान निगेटिव में जा ही नहीं सकता है, माइनस इन्फिनिटी लिखा है ना, तो माइनस में इसका मान जाएगा ही नहीं, तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से लिमिट की कोई सवाल ही नहीं होता, 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट होगी फिर। ठीक है भाई, निगेटिव टर्म भी है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ डेसाइल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। D1 3 है, D5 मतलब मीडियन, D9 मतलब 16। केली, अच्छा केली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और केली भाई साहब का जो है क्या था, ये था D9 माइनस सॉरी प्लस D1 माइनस 2 टाइम्स D5 अपॉन D9 माइनस D1, ये फार्मूला था इनका। तो इसी में मान रख दीजिए, D9 क्या है 16 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 16 माइनस 3। ठीक है, तो 16 3 19 और 10 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 13। ये कैसे हो गया, डेटा सही है, एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ ये गलती हुई यार, D5 का मान यहाँ 5 नहीं, यहाँ 10 होना चाहिए था। ये तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -1 अपॉन 13। ठीक है, 16 3 19 10 2 20 10 2 20, ये हो जाएगा -1 अपॉन 13। ठीक है, यही है कैलकुलेशन, थोड़ा सा छोटा छोटा कैलकुलेशन में गलती होती है
तो दिक्कत होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग अ सैम्पल टू मेक इन्फ्लुएंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। तो जब भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्री इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो सैंपल बेस्ड ही होता है। जैसे किसी दिन चुनाव हुआ, तो एक पॉपुलेशन है, उसमें से पत्रकार महोदय लोग, बहुत सारे पत्रकार जाते हैं और फिर उनसे सीक्रेटली पूछते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। किसी भी आदमी का चुनाव आयोग का निर्देश होता है, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। भले ही यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने कुछ एक्स पार्टी को वोट दिया, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जाते हैं कुछ लोगों से, ये अपना हर एक चुनाव पोलिंग बूथ पे इनके टीम जाती है, और जब चुनाव चल रहा होता है तो उसी के बाद वहाँ पे पूछ लेते हैं कि आपसे कितना जो है किस किस पार्टी को वोटिंग किए हैं। उसी परसेंटेज पे जो है हम निकालते हैं कि हमारे पास क्या है, सैंपल बेस्ड इन्फ्लुएंसेस, मतलब उसी सैंपल पर बेस्ड हम रिजल्ट निकाल देते हैं। ठीक है, जो सही हो या गलत हो ये अलग बात है। तो ये प्री इलेक्शन पोल बाई मीडिया, ये जो होता है सैंपल बेस्ड होता है। असेंबली इलेक्शन, सेंसस या ये स्टेटिस्टिक्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन वनडे मैच, तो वनडे ये सैंपल बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पे तो लाइव जितना 4 रन मार रहा है तो 4 रन अपडेट हो जाता है टीवी की स्क्रीन पे। देखिए जैसे इसने चौका लगाया 4 अपडेट हो गया, आउट हुआ तो आउट अपडेट हो गया। तो ये तो लाइव चलता रहता है, ये इसमें सैम्पलिंग कहाँ है। सेंसस में भी सैम्पलिंग नहीं, क्योंकि पूरी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं। असेंबली इलेक्शन पूरे देश में होता है या उस राज्य में होता है जहाँ पे जहाँ के लिए वो हो रहा है। तो जो चीज़ें हैं पूरे देश में हो रही। अब यहाँ पे सैंपल बेस्ड चीज़ें, एक ही चीज़ें हैं कि जो मीडिया है, भारत की मीडिया जो नंबर 1 मीडिया है, वो देश में कुछ भी करती रहती है। तो वो दिखाएगी इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा, पता लगा उसका अपोजिट हो गया। तो वो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज दिस कर्ल पियर्सन गामा कोफिशियंट। कर्ल पियर्सन जो गामा का कोफिशियंट है, इसको हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन शायद गलत था उसमें। हाँ, यहाँ पे देखिए थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब क्या कि म्यू 1 प्राइम 2 है, म्यू 2 प्राइम हमारे पास 8 है, और म्यू 3 प्राइम हमारे पास 14 है। गामा कोफिशियंट अंडर रूट बीटा 1 के बराबर होता है, और बीटा 1 बराबर होता है म्यू 3 स्क्वायर अपान म्यू 2 क्यूब। तो हमें म्यू 2 और म्यू 3 का मान निकालना होगा। म्यू 2 का मान क्या होता है, म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका मान आया 4। म्यू 3 बराबर क्या होता है, म्यू 3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम माइनस प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 प्राइम की पावर 3। ये फार्मूला होता है। हाँ ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास म्यू 3 का मान रख दीजिए। म्यू 3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3 इंटू 8 इंटू 2 माइनस प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3 दूना 6 8 48 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 20 10 30, ये माइनस 14 आ जाएगा। नहीं सॉरी माइनस 14 नहीं, हाँ 4 10 और 20 10 30 30 18 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं बीटा 1 बराबर क्या होता है, म्यू 3 स्क्वायर अपान म्यू 2 का क्यूब। तो म्यू 3 क्या हो जाएगा, 18 गुड़े 18 बटे म्यू 2 का मान क्या आया था, 4, 4 गुड़े 4 गुड़े 4। ठीक, क्या हो जाएगा, हाँ 2 2 से कट जाएगा, 2 9 18 2 9 18, तो 9 81। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 9 9 9 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4। और ये गामा 1 का जब हम मान निकालेंगे तो गामा 1 बराबर होता है अंडर रूट बीटा 1, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 4 दूनी 8 4 पंचे 20। यार निगेटिव कह दे रहा, अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, निगेटिव इसलिए आएगा
नहीं, नेगेटिव तो होते ही नहीं यार, बीटा वन का मान नेगेटिव नहीं होता है, कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट तो नहीं है। बीटा वन का फार्मूला देखेंगे तो म्यू थ्री स्क्वायर, अगर म्यू थ्री निगेटिव भी है जैसा कि यहाँ पे निगेटिव आया हुआ है, तो स्क्वायर अपन म्यू टू का क्यूब होता है। म्यू टू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वेरिएंस है, निगेटिव तो नहीं आएगा यार। एक सेकेंड, इससे जो भी हो, अच्छा एक चीज़ ये, ठीक है, जो भी हो, अब इसको ऑप्शन आप लोग यही लगाएंगे फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि यही से इसी से मैच कर रहा हो सकता है। एसएससी ने तो टाइपिंग सही हुई है, एसएससी ने यही आंसर दिया है, यही हम लोग भी लगा रहे हैं। और हाँ, ये एक ऑप्शन ये हो सकता है कि क्योंकि हमारा म्यू थ्री का मान निगेटिव जा रहा है, तो एक साइन प्रॉपर्टी भी होती है इन सब की। साइन प्रॉपर्टी जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट में होता नहीं, सॉरी उसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट में, कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, दूसरा सॉरी ग्रेटर देन वन है, तो दूसरा लेस देन वन होगा। लेकिन साइन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन सभी के साइन सेम होते हैं, तो उसी के कारण यहाँ पर साइन सेम कर दिया गया होगा, अदरवाइज गामा का मान निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। टू डेटा सेट 9 एंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन। अच्छा, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आज बहुत एसएससी वाले मेहरबान हैं यार। फिर से यहाँ पर देखिए, तो इसका मीन पहले एक्स बार निकालिएगा, जब इस तरीके का केस आए तो पहले एक्स बार, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपान एन वन प्लस एन टू। अगर ये मीन इसके बराबर आ जाते हैं तो समझ लीजिए डी वन डी टू का मान जीरो हो जाएगा, जो अभी फार्मूला हम पीछे लिखे थे। ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू थ्री प्लस 6 इंटू थ्री अपान 15। ये क्या हो जाएगा, 9 27 और 6 18 8 7 15 45/15 या 45, ठीक है, ये सब जीरो हो गया। फिर इसके बाद सॉरी मतलब डी वन डी टू का मान जीरो हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एन वन सिग्मा वन स्क्वायर प्लस एन टू सिग्मा टू स्क्वायर अपान एन वन प्लस एन टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन वन 9 इंटू सिग्मा वन स्क्वायर 9 प्लस 6 इंटू 16 अपान 15। ये क्या हो जाएगा, 81 प्लस 6 16 85 16 96 अपान 15। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 7 और 9 8 17/15, कुछ कटेगा। अच्छा, ऑप्शन तो यही आ रहा, ये सिग्मा स्क्वायर है तो अंडर रूट में यही आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो इसी का अंडर रूट, हालांकि कट जाएगा 3 से ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन दिस थर्ड, फिर से फैक्टोरियल मोमेंट, इसे पे याद नहीं है, म्यू थ्री प्राइम इज इक्वल टू समेसन, समेसन क्या लगाते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह समेसन एक्स 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 माइनस वन एक्स माइनस टू और पी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन माइनस टू और ये माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ माइनस वन रखेंगे और ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0 माइनस वन माइनस टू और 0.5 प्लस 1 1 माइनस वन 0 हो जाएगा और माइनस वन फिर 0.2, ये दोनों टर्म हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये निगेटिव में आएगा, 3 दूना 6 3 18 निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये म्यू थ्री प्राइम मतलब फैक्टोरियल थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज दिस, तो पियर्सन्स बीटा कोफिशिएंट, यार गजब 80 वाले कर दिए हैं यार। म्यू वन प्राइम का मान 1 है,
म्यू टू प्राइम का मान 6 है, म्यू थ्री प्राइम का मान क्या है 15। पियर्सन्स बीटा वन का मतलब म्यू थ्री अपॉन म्यू टू स्क्वायर, तो म्यू टू बराबर क्या हो जाएगा म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 5। म्यू थ्री प्राइम बराबर क्या हो जाएगा म्यू थ्री बराबर होता है ये माइनस 3 टाइम्स म्यू टू प्राइम म्यू वन प्राइम प्लस 2 टाइम्स म्यू वन प्राइम का पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू थ्री प्राइम मतलब 3 और म्यू टू 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 3 का 18 प्लस 2, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 2 17 और -1, तो बीटा वन क्या हो जाएगा म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, तो -1 का स्क्वायर अपॉन म्यू टू 5 का स्क्वायर 1/25। ठीक है, 1/25 होना चाहिए, 11/25 कहाँ आ रहा है यार अच्छा म्यू टू क्यूब है, ओहो हो म्यू थ्री प्राइम अपॉन म्यू टू क्यूब होता है ना यार, ये म्यू टू का क्यूब मतलब 5 की क्यूब, तो ये 125 हो जाएगा, तो 1/125 होगा। और इस केस में हमारे पास ये थोड़ा सा ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन गलत लिख गया है, दूसरे वाले में टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये 1/125 था, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब डिवाइडेशन का चिन्ह एक 1 से इधर लगना चाहिए था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। A fair dice is rolled 15 times, face value are noted. The empirical probability, ध्यान में रखिएगा, empirical probability of getting number greater than 4 when dice is rolled। तो empirical probability को आपको बताया गया था कि past का जो बैकग्राउंड होता है उसके आधार पे हम ये probability निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 में यहाँ पर देखेंगे तो फेस वैल्यू यहाँ पे 5 और 6 यही आएगी, ग्रेटर देन इक्वलिटी की बात नहीं किया, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे आएंगे फेवरेबल केसेस में, फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 5 + 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि 15 बार ये डाइस रोल की जाती है, तो 4 3 7 2 9 1 10 5 15, हाँ ये फ्रीक्वेंसी 15 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 5 15 2/5, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फिर +1 रहेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 to 5, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर, सैंपल मीन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल मीन ध्यान में रखिएगा, यक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है नॉर्मल 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4/3, तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा, तो ध्यान में रखिएगा कि जब यक्स फॉलो करे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो यक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ कंपेयर करा दीजिए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इसके कंपेयर करेंगे तो म्यू का मान क्या हो जाएगा 100 और सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन का मान क्या हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अच्छा सिग्मा का केवल मान पूछा, तो यहाँ से हम सिग्मा का मान निकालते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू √n, यही होगा, अंडर दोनों साइड ले लेते हैं, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ अंडर लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4/3 इंटू √225, यही तो होगा, यही होगा ना, सिग्मा अपॉन √n, हाँ ठीक तो है। तो अब इसी को कैंसिल आउट करते हैं, तो 225 15 15 में 225 ये होता है, तो 4/3 इंटू 15 और 3 × 5 = 15 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा आपका ये वाला आंसर, मीन 100 और सिग्मा का मान आपका 20 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर, कि फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस द वैल्यू ऑफ मोड, मोड मोड ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या, इस केस में क्या है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है इसी को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। और इस केस में हमारे पास मोड क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी अपान 2 टाइम्स एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, ये एफ वन है। एफ वन क्या होता है, वहाँ पे हम जब आपको बताए थे कि मॉडल क्लास के जस्ट पहले क्लास जो होगी ये हमारा एफ वन है, ये हमारा एफ टू है और ये हमारा एफ एम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे इसी का मान रख, अच्छा इंटू एच होता है, ध्यान में रखिएगा, इंटू एच भी होता है क्लास इंटरवल। तो यल का मान क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट 5 प्लस एफ एम 4 माइनस 1 अपान 2 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, इंटू एच, एच का डिफरेंस क्या है, 2 है। ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 अपान 4 दूना 8, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आएगा इंटू 2। ठीक है, 3 दूना 6, तो 6 को हम काटेंगे तो 5 प्लस 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6.2 आंसर हो जाएगा। 6.2 कहाँ पे है, ये है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होता है जो टाइम के आधार पे, ये ध्यान में रखिएगा, टेम्पोरल का मतलब टाइम के आधार पे क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मतलब ये लोकेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। और क्वालिटेटिव में मतलब यहाँ क्वालिटी या एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट के आधार पे ये क्लासिफिकेशन होता है, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। जियोलॉजिकल का मतलब जियोलॉजी एक तरीके का साइंस है जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं कि उसका मेटल कैसा, उसका मेंटल एरिया कैसा है, उसका कोर एरिया कैसा है, उसका जो बाकी कंपोजिशन है, निकल कैडमियम या फिर सिलिका मैग्नीशियम, जो भी उसके कंपोनेंट है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस और मतलब पूरी पूरी अर्थ के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये जियोलॉजी एक साइंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ द पॉपुलेशन स्क्यूनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज दिस, देन स्क्यूनेस ऑफ दिस, स्क्यूनेस फिर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड है, उस बार 2 से डिवाइडेड था, इस बार 2 से मल्टीप्लाइड है। तो आपको बताया गया कि स्क्यूनेस क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस दोनों यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस बोथ आर independent of change of origin and scale। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो 2.233 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज दिस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 3। तो ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होता है ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt का एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू t, या इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, पता नहीं कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, d अपान डी टी एम एक्स टी और एट t बराबर 0, ये जो होता है ये ex होता है। ex स्क्वायर करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन, ex की पावर 3 करेंगे तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन। मतलब क्या, यहाँ पर अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर की पावर अगर हम r निकालें तो ये डी आर अपान डी आर, ठीक है, डी टी आर, आर टाइम्स उसका हम डिफ्रेंसिएशन करें और t का मान 0 कर दें तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r आता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास mxt दे दिया गया है, क्या कि लेमडा अपान लेमडा माइनस टी, ex की पावर 3 निकालना है तो इसका 3 बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले यहाँ पे इसको एक बार पहले करते हैं mx प्राइम t, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन, ये क्या हो जाएगा d अपान डी टी
और ये क्या हो जाएगा लेमडा अपान, या लेमडा इसको ऐसे लिख देते हैं लेमडा माइनस टी की पावर -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि माइनस लेमडा और लेमडा -1 ये हो जाएगा लेमडा माइनस टी की पावर -2, ठीक है। फिर डबल प्राइम इसका लिखते हैं -2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं mx डबल प्राइम करते हैं टी का, तो इसी का फिर से डिफरेंशिएशन लेमडा -2, फिर से टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स लेमडा और लेमडा माइनस टी की पावर -3 हो जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि mx डबल प्राइम सॉरी ट्रिपल प्राइम टी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लेमडा और लेमडा माइनस टी की पावर -4, ठीक है। तो अब t का मान 0 कर दीजिए, तो ये ex की पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या होता है mx ट्रिपल प्राइम एट 0, ठीक है। t का मान 0 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6 लेमडा अपान, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो लेमडा की पावर 4, और ये एक लेमडा कट जाएगा तो 6 अपान लेमडा की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था एसएससी का, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये अब तक के जितना क्वेश्चन हम लोग हल किए ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। अब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, तो इस केस में क्या होता है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इस केस में EXY का मान एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर होता है, अगर एक्सपेक्टेशन में बात हो रही है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंटर क्वार्टाइल रेंज एक्सक्लूड्स, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज पहले देखिए क्या होता है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, सभी में 25-25% डेटा होता है, क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल्स जो है हमारे सीरीज को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो क्वार्टाइल रेंज क्या होती है Q3 माइनस Q1, ये कितने डेटा को Q3 और Q1 के बीच में जो डेटा आ रहे हैं वो इंक्लूडेड हैं, और बाहर जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, तो 25 इधर और 25 उधर, 50% डेटा को ये एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर 2 वेरिएबल x एंड y फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, अच्छा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी रैंकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, यहाँ y लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 4 4 10 10 9, x की रैंक निकालिए, रैंक ऑफ x, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम रैंकिंग चाहे सीक्वेंस से कर देते हैं या जो भी हमारे पास डेटा वहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। रैंकिंग हम इसको चाहे जिस आधार पे करें वो वेरिएशन चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ पे छोटे वाले ऑब्जर्वेशन को पहले मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे इसकी रैंक 1 कर दिए, फिर इसको 2 और 3, चूँकि 2 और 3 का एवरेज लेंगे तो 1.5 ये हो गया। फिर रैंक ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा, y की रैंक, ये 1 और 1 इसको करेंगे तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा 1.5 और 1.5, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा फिर, ठीक है। रैंकिंग ऐसे करते हैं। DI रैंकिंग में ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा या सबसे कम नंबर होता है उसी को पहली रैंक देते हैं, ये हमने कम नंबरिंग वाले से शुरू कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा कम नंबरिंग वाले शुरू किए हैं तो इसको भी तो उसी तरीके से करना पड़ेगा, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रैंकिंग कर दिए, फिर जो रैंकिंग अगर सेम होती है तो उसके इसमें एवरेज लेते हैं, फिर DI का डिफरेंसेस निकालते हैं। DI जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो x और y के डिफरेंस होते हैं, ये 0.5 विथ निगेटिव साइन, फिर यहाँ पे 0, और फिर इसके बाद एक और 2, एक मिनट, ये एक हुआ, ये 2 और 3 का डिफरेंसेस 2.5 होगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ये जो है हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है। तो ये हुआ आपके डिफरेंसेस। अब हमारे पास रो का मान क्या होता है, रो का मान होता है 1 माइनस 6 समेसन आई डी आई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1, ये फार्मूला होता है।
तो डी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं, यहाँ रिपीटेड रैंक वाला भी एम स्क्वायर माइनस 1 का टर्म ऐड होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टर्म आया है, ठीक है, एक चीज़, हाँ एक चीज़ क्रॉस क्वेश्चन चेक करने का ये भी होता है कि अगर समेशन डी आई का मान आपका 0 आ रहा है टोटल जोड़, तो ये चीज़ आपका मतलब रैंकिंग आपने ठीक की हुई है, अदरवाइज थोड़ा सा गलत होती कहीं ना कहीं। तो डी आई स्क्वायर का मान यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, समेशन आई डी आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0.25 और ये 1, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1.25 1.50 हो जाएगा ना, ये तो होगा। ये भी स्क्वायर करेंगे ना, पहले स्क्वायर करेंगे तब जोड़ेंगे, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर 0.25 और ये 1 पॉइंट 2 बार 0.25 तो 0.5 हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसी के साथ टर्म ऐड करेंगे, क्या, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है, सॉरी ये टर्म हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 12 है यार, दिख रहा है ना सही से, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 समेशन आई डी आई स्क्वायर 1.5 प्लस ये रैंक यहाँ पे रिपीटेड है, तो 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 में से एक जाएगा 3 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 एक्स सीरीज के लिए और वाई के लिए भी 0.5 अपान एन स्क्वायर माइनस 1, एन का मान 3 है, एन स्क्वायर माइनस 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, इसी को हल कर दीजिए 1 माइनस 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट जुड़ेगा तो 2.5 अपान 3 इंटू 8, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, इसी को और हल करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0.125 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, विथ निगेटिव साइन, तो 125 आपका ये तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है यार। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ का, फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ ए डेटा सेट इज दिस, Q1 का मान, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया हुआ है, बस डेटा के लिए बदल दिए हैं, क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज एक ही होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा 98 है 98 है 8 है 10 है, फिर 879, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा डेटा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेटा बहुत गलत लिखा गया है, 8 है 10 है फिर 8 है 7 है 9 है, 2 2 4 1 5 ऑब्जर्वेशन है, हाँ ठीक है 5 ही ऑब्जर्वेशन है, उसमें ज़्यादा लिख गया, टाइपिंग में स्प्रिंट थी ये, तो 8 7 सॉरी 8 10 8 7 9 8 10 8 7 9, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 8 9 और 10, ठीक है, आधा इधर कर दीजिए, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे 7.5 Q1 आ रहा है, तो यहाँ पे Q3 का मान निकाल लीजिए, Q3 का मान क्या हो जाएगा 9 + 10 अपान 2, तो ये क्या हो जाएगा 9.5, तो क्वार्टाइल डेविएशन का मान क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपान 2, ये क्या हो जाएगा 9.5 माइनस 7.5 अपान 2, ये क्या हो जाएगा 2/2, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपका ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा हुआ पहले 50 क्वेश्चंस का आंसर। अगला 50 क्वेश्चन जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब उसको भी रिकॉर्डिंग आज ही कर देंगे, तो जल्दी ही वो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये रात में 11 साढ़े 11 बज रहा है, इतने टाइम लाइव करना उचित नहीं होता, नहीं तो हम लाइव ही सॉल्व कराते, ज़्यादा अच्छा था यार, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, और किसी भी क्वेरी की स्थिति में ये संपर्क कोड, और ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।